पूर्व की कई बार वहाँ की उपस्थित तो हूँ, लेकिन विषय कुछ दूसरा है, चरित्र भी कुछ दूसरा है। एक रिसोर्स पर्सन जो बुलाया गया है, अपना विषय सामने में दिखाई पड़ रहा है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। Let us first of all understand the word salient. What is the meaning of salient? इसका क्या मतलब? Salient का मतलब होता है protruding, मतलब उभरा हुआ, जो नजर आ जाए साफ साफ। हिंदी में हम इसे विशिष्टता कहते हैं, विशेषता नहीं, विशिष्ट। Things that identify something to be different from the other. Those features are known as salient. So salient features of policy 2020 2020 means ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इस पॉलिसी को पिछली पॉलिसी से अलग करती है। ठीक है, तो हम लोग उन विशिष्ट चीजों पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे आयाम है इसके, लेकिन चूंकि हम लोग स्कूल से रिलेटेड हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा समय हम लोग स्कूल एजुकेशन में डालें और विषय में संलग्न नहीं है वो बात, तो केवल फीचर्स की व्याख्या करनी है। लेकिन अपनी ओर से कुछ मॉडर्निटी भी मेरा प्रयास रहेगा कि संवाद आपके सामने रखा है। So let us start with that. ये किताब हम सबके पास में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसका विश्वास है कि हम सब अध्ययन भी किया होगा अवश्य। नहीं किया है, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखा है, तो निवेदन है कि इसको अच्छी तरह हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे के वर्षों में इसी के आधार पर हमको सब कार्य करना है। तो इसको किसी रामायण या गीता से कम आज के डेट में हम शिक्षकों को नहीं समझना चाहिए, इसलिए इसको तो अच्छी तरह पर पढ़िए। इसमें जो कुछ भी वर्णन है उसके हिसाब से हम लोग बातें करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द बैकग्राउंड। आखिर इस पॉलिसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता क्यों पड़ी, या क्या इसमें अलग बात है। पहली चीज है 1968 में मैकॉले शिक्षा के ही लाइट में आजाद भारत की पहली एक पॉलिसी बनाई गई, एजुकेशन पॉलिसी। वहां से एक लंबी गैप के बाद 1986 द सेकेंड पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड एंड इन 1992 इट वाज अ बिट मॉडिफाइड। लेकिन इन सभी पॉलिसीज में दो तीन चीजों का खास अभाव, जैसे 21वीं शताब्दी आ चुकी है, इसकी जो चुनौतियां, अब जरा हम लोग अपने लक्ष्य को याद करें, जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। वर्तमान चुनौतियों का मतलब 21वीं सदी की चुनौतियां। विद्या भारती का इस नई शिक्षा नीति पर काफी प्रभाव रहा है, यह बात हम भूलें नहीं। पहली बार भारत में कुछ हमारी भी चली। तो 21st सेंचुरी स्किल्स, जिस पर एक 17-28 तारीख को हो गया, जैसा मुझे बताया गया, वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं था उन पॉलिसीज में। दूसरी चीज है कि वो पॉलिसीज रोट लर्निंग पर ज्यादा जोर डालती थी, याद करो, रटो, इस पर ज्यादा ध्यान। तीसरी चीज क्या थी कि उसमें बहुत ज्यादा कंपल्सन्स थे। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज्यादा। आपको आर्ट्स लेना है तो अमुक अमुक विषय लीजिए, साइंस लेना है तो ये लीजिए। अब मेरी इच्छा अगर बायो पढ़ने की है तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। उनका समझिए एकदम पति पत्नी का रिलेशन। अगर आपको बायो लेना है तो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, आप कॉमर्स लेना है, अकाउंट्स खाली पढ़ना चाहते हैं, नहीं, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी बंधी बंधाई नीति की शिक्षा चल रही थी। इन सब दोषों को दूर करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा शिक्षा का एक बहुत बड़ा ये अभाव कह सकते हैं था कि यह शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं होती।
You had a degree of graduation, BA or BSc, and you are studying on the road. Go and take competitions. If you pass, okay. नहीं तो आपको कोई ज्ञान नहीं, मेहनत नहीं किया तो विषय का भी ज्ञान नहीं हुआ, अब कुछ करना तो कभी सिखाया ही नहीं, केवल बुक पढ़ना, रटना, चिट बनाना या बगल वाले से अच्छा रिलेशन रखना, परीक्षा पास कर, 10 क्वेश्चन रखना, अच्छी डिग्री ले आ। इसके अतिरिक्त क्या स्किल्स आपको सिखाएगा? हम सब कहीं कहीं मारे हुए हैं उसको। आज एक अलग वोकेशनल कोर्स हम लोगों ने बीएड किया, एमएड किया, तो उसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसी चीजें सामान्य शिक्षा के स्ट्रीम में बिल्कुल अनुपस्थित थी। इन सब अभावों को दूर करते हुए यह नई शिक्षा नीति बनी। यही इसकी पृष्ठभूमि है। ठीक, SDG 4 goals, SDG Sustainable Development Goal, and 4 goals were coordinated for this particular education policy. क्या है 4 चीजें? Inclusive, equitable, quality, long life education. समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण, जीवन पर्यंत शिक्षा. These 4 goals were taken up for this new education policy 2020. And so far as the 21st century skills, जिसकी चर्चा अभी हुई कि 21वीं शताब्दी का कौशल बच्चों में आए। 21वीं शताब्दी के कौशल के रूप में है तो बहुत विशाल, कुछ चीजों को चिन्हित किया गया। क्या सब चीजें हैं वे? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी एंड कम्युनिकेशन। ये चीजें आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, साहचर्य, उत्सुकता और संवाद, ये चीजें बच्चों में आए, इसका भी प्रयास करने की कोशिश हुई। 2019 में इसका ड्राफ्ट बनाया गया। लाखों लोगों से कंसल्टेशंस के बाद जो स्टेक होल्डर्स थे, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, द पेरेंट्स, द एक्सपर्ट्स, all were consulted all around the world. The suggestions were invited, and after much consultation, debating and discussion, the final draft was formed in 2019. उसके बाद से फिर उस पर काम शुरू हुआ। अभी पिछले दिनों एक वर्ग में शामिल होने का नेशनल क्लास था, उसमें शामिल होने का मौका मिला। बुक्स जो लिखे जाएंगे इस नीति को के अनुसार, जो किताबें तैयार होंगी, उसके क्या क्या, उसमें बातें क्या होंगी, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे, इस बात को लेकर वह वर्ग, और उसमें जिस प्रकार के लोग शामिल थे उस वर्ग में, वक्ता इत्यादि, वो देख करके बड़ा अच्छा लगा। अपनी विद्या भारती के बहुत सारे लोग थे उसमें, तो ये देख कर लगा कि नहीं, हमारी दखल तो इसमें है, और वाकई में ऐसी किताबें बनकर आएंगी जिनको कि शायद हम लोगों को अफसोस होगा कि हम लोग अपने स्कूल लाइफ में पढ़े रहते हो किताब से, और इस तरह की शिक्षा है। कुछ सिद्धांत इसके आधार पर इस ड्राफ्ट में तय किए। व्हाट आर दोज? एम्फेसिस ऑन कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। पहले ही चर्चा किया कि रटन शिक्षा से अब छात्र की क्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े, इस दृष्टि से शिक्षा की जाए, इस पर ज्यादा जोर। अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये विजन है, देखिए, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली चीज, रूटेड इन इंडियन इथॉस, भारतीय प्रज्ञा एवं परंपरा, उस पर आधारित होगी, एंड कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज भारत। ये दैट इज भारत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। We are not talking about India. We are talking about India, but it is Bharat and not India.
sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. जो SDG 4 हमने बताया 4 गोल्स, आप देखिए उसके सारे फ्रेज इसमें मौजूद है। ठीक है, आपको सस्टेनेबल, इक्विटेबल, वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, वो हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर। ज्ञान ही महाशक्ति है, डायरी में अपने बच्चों को लिखा है। और आज के दिन में जिसके पास ज्ञान है वह संसार में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान। तो नॉलेज निश्चित रूप से एक सुपर पावर हम बन सकते हैं यदि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी एक नॉलेज सोसाइटी, इस दृष्टि से भी प्रयास है। आइए इसके प्रिंसिपल सिस्टम है। दूसरी प्रेस के सिद्धांत जो उसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसी सिद्धांत पर हम लोग रहते हैं। तो पहली चीज कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, सेकेंड चीज अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यहां पर एक बात और कहते हैं, जो ब्रेन रिसर्चर्स मस्तिष्क पर शोध करने वाले ब्रेन रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, they have presented a paper, and that paper tells that 85% of the development of a child's mind takes place when he is 6 साल की अवस्था तक बच्चे के 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि 9 वर्ष मैक्सिमम 9 वर्ष 6 वर्ष उसका एक पहला चेक पॉइंट है, समझिए, थोड़ा थोड़ा करके 9 इयर्स। ये जो एज है, इस उम्र में बच्चे को आप जो भी सिखा देंगे, जो भी उसके अंदर डालेंगे, वह जीवन पर्यंत उसके साथ रहेगा, वो उम्मीद नहीं हो सकता। हमारी स्मरण शक्ति 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो बात चली गई वो कभी भी खत्म नहीं होती। अभी जितनी बात बतलाए, हर एक वाक्य दोहराने के लिए कहेंगे कि व्हाटएवर आई स्पोक, आप में से शायद कोई नहीं बताया क्या अभी तक कोई, क्योंकि सुना कुछ मुख्य बातें ध्यान में नहीं, बाकी बातें हम बोल रहे। लेकिन अगर कैट की स्पेलिंग पूछ रहे तो मरने से पहले भी किसी वृद्ध को पूछा जाएगा तो करेक्ट बता देगा। इसका कारण है कि वो उसके दिमाग में रूटेड हो, और कब हुई है ये, मेरी वजह से मत चाहिए। सो ये ऐसी एज है जिसमें अक्षर का ज्ञान और भाषा का ज्ञान, वर्णों को, अक्षरों को अच्छी तरह पहचानना, संख्या को अच्छी तरह पहचानना, उनके छोटे मोटे ऑपरेशन, काला कल, नल नल, 1 पर 2 बार, 2 पर 2 22, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें, यह अगर हम उनको दे सकें तो वो सब दिन उनके पास रहेंगे। तो पहला जोर है फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको अचीव कर लेना, और 100% 100% बच्चों को 2030 तक यह सार्वभौम रूप से सभी जाति वर्ग स्थान विशेष के बच्चों और प्रयास रहेगा कि ये लक्ष्य हमारा हासिल हो जाए। फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑल ओवर द इंडिया इन ऑल एज ग्रुप, स्पेशली दोज हु आर 6 और बिलो 6, उनमें ये चीज ये लक्ष्य। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। लचीलापन क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी शुरू में भूमिका में कि आपको बायो पढ़ना है तो प्लीज केमिस्ट्री पढ़ो। ऐसा समझिए कि आप किसी शादी में गए हो और वहां बुफे लंच की व्यवस्था, एक टेबल पर लाइन से सारा भोजन रखा, आपको चटनी अच्छी नहीं लगती, आप मत लीजिए,
रायता अच्छा लगता है वही ले लीजिए, लेकिन आपके पास विकल्प उतना ही रहता है, लेना है नहीं लेना है, लेकिन उतने में से ही लेना, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब केवल महापुर में कचौड़ी रखी हुई है और आपकी इच्छा है कि हम रोटी है तो रोटी है ही नहीं, तब लेंगे। अभी तक की शिक्षा पद्धति इसी प्रकार चलती रही है, बूफे सिस्टम वाली। अब जो ये नई शिक्षा पद्धति आई है, ये है मेनू कार्ड, ठीक है। अब आपको मेनू हाथ में दे दिया, आपका जो पसंद है उसको टिक लगाइए, वही चीज लीजिए, तो एक लचीलापन इसमें आया। अभी आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स के साथ डांस ले सकते हैं, आपकी मर्जी आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इससे फायदा क्या होगा? शिक्षा छात्र के रुचि के अनुसार और उसकी ग्राह्यता को बढ़ाने वाली इस प्रकार की शिक्षा, मन से कोई भी चीज पढ़ेंगे या समझेंगे वो बात हमारे अंदर ज्यादा जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इसमें सुधार आया है, ठीक है, कि हमारे लिए ओपन कर दिया गया है बच्चे के लिए। करने का मतलब या अपनी चॉइस के अनुसार बहुत सारे स्ट्रीम्स बना दिए गए हैं, खोल दिए गए हैं। यहां तक पहले करिकुलर और को करिकुलर ऐसे करके दो भाग में सब्जेक्ट्स थे, म्यूजिक, आर्ट, डांस, ये सबको करिकुलर बनाते थे। अब सबको सब्जेक्ट बना दिया गया, सबकी परीक्षाएं होंगी, सब में अंक होंगे, आप जो चुनना है चुन लीजिए। यहां पर इस विवरण से एक बात और साफ हो गई, यह शिक्षा पूरी तरह चाइल्ड सेंट्रिक है। मालिक अब हो गया छात्र, जो मर्जी। रिमूविंग अननेसेसरी कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसकी शुरू में चर्चा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इस तरह की बातें हम नहीं, अब खत्म, जो मर्जी उतना फ्री। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, हम लोगों ने पीछे गुजरे हैं हम सभी CCE से, कुछ उसकी बातें भी हैं, है ना, सैद्धांतिक तौर पर। शिक्षा होलिस्टिक होनी चाहिए, केवल किताबों का ज्ञान या पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान इससे कार्य नहीं चलेगा। एक ऐसा छात्र जो परीक्षाओं में 100% अंक लाता है, लेकिन सभी मित्रों की पेंसिल, कभी किसी की किताब, कभी किसी का पैसे चुरा लेता है, तो फिर वो अच्छा छात्र हम नहीं मान सकते, उसे हम आदर्श छात्र की कैटेगरी में कदापि नहीं रख सकते। या पढ़ने में तो बड़ा अच्छा है, मैथमेटिक्स तो खूब नंबर लाता है, लेकिन शरीर में जान नहीं, 100 मीटर की रेस कौन पे है, 100 कदम चलने में प्रॉब्लम, तो ऐसे बच्चे भी आदर्श छात्र नहीं माने जा सकते। हम जब लिखते हैं आदर्श छात्र या लिखाते हैं बच्चों को, सारे गुण ही गुण उसमें भर देते हैं। तो सभी आधारों पर बच्चे का मूल्यांकन, और इसीलिए नई शिक्षा नीति में एक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की भी चर्चा है, कि केवल आप उसकी, जैसे पहले होता था कि जिसको कहते थे हम लोग क्रेडिट रेटिंग, अब हो गया क्राइटेरियन रेटिंग। बेस जो होता था पहले क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग, ग्रेड देते थे तो क्रेडिट पर बेस करते, कितना मार्क्स लाया 100, A1, तो A2, तो B1, इस प्रकार से हम क्रेडिट जो मार्क्स उसका है उसके आधार पर उसकी ग्रेड बनाते हैं। अभी जो स्थिति है वह है क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेड। अब हम उसके स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, मित्रों दोस्तों के साथ उसका रिलेशन कैसा है, इसके आधार पर भी उसकी ग्रेडिंग होगी, परिवार में उसका व्यवहार कैसा है, हाँ वही चीज करेंगे, उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाइड रूप में अभी लाया गया। अब वो अच्छी चीज थी, लाइफ स्किल्स उसकी कैसे है, थिंकिंग स्किल कैसा है, इमोशनल स्किल कैसा है, ये सारी चीजें सीसी में हम लोग करते आ रहे हैं, मैंने आ रहे थे, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया है, तो फिर से वो चीजें लाई जा रही हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके लिए इन सबका आकलन आवश्यक है। तो ये एक चीज इसमें जोड़ी गई है फिर से। एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर
इसमें जोर डाला गया है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट विकसित। बचपन में हम सब ने पढ़ा है, छोटी सी बात में बचपन में हम सब ने पढ़ा है वाई फॉर एक्ट, जरूर किताब में पढ़े हुए, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वाई फॉर YAK याक। हमने से कितने लोगों ने याक को लाइव आंख से देखा? अब ये तस्वीर बनाने के लिए कह दी जाए कि तो याक का फोटो बनाइए, तो हम सब एक दूसरे को ताकने लगे। मोटा होता है कि पतला, लंबा होता है, अच्छा काला होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन वर्ड याद कर लिया। उसी तरह से एक बहुत अच्छी कहानी एक बार किसी ने सुनाई थी कि एक बच्चे को इसी तरह एक फूल का चित्र बनाने के लिए कहा गया, तो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि हाँ फूल बना, ठीक है, आप रुको ऐसे मत, ऐसे करो, हाँ ठीक, पति बना, ये बना, कुछ दिन बाद उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, दूसरे स्कूल में चली गई। वहां टीचर ने कहा कि आम बना, तो सब बच्चे बना रहे हैं, वो बच्चे टीचर ने कहा आपको नहीं आता है? कहा आता है, लेकिन आप बताइएगा तब तो क्या करना हमको बताइएगा ना, लाइन खींचे, गोल बनाए, क्या करें, पता लगाए कि डंठल बनाए। तो टीचर है ना, तब बात समझ में आई कि इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इस बच्चे का अपनी जो चेतना है वो कहीं खो गई। ये नहीं होना चाहिए। या ठीक है जी, याद करके हाँ सुना, पढ़ा सुना, अब खड़ा होकर काली कुदरती भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कविता काली, मेरी काल पटरी काली, बात हो। अब परीक्षा नंबर आया कितना? 80 में 15। पिताजी घर को पीट रहे हैं, पढ़ता नहीं है, टीचर यहाँ वाह वाह कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा उनके अनुसार सुना, अपने अनुसार। उसी बच्चे को कोई काली तो रजनी भी काली, रजनी मतलब क्या होता है? हमारे चचा का नाम है रजनी का। तो विषय समझ में नहीं आ रहा है, हम रट ले रहे हैं और एग्जाम पास कर रहे हैं, हम भी बच्चे को रटवा रहे हैं, ये नहीं चलता। The student must have the basic concept. If you are teaching poetry, the student must know what the central idea, and the student should himself reach there. You should not make him go. Just facilitate. आप उसको बोलने दीजिए कि इस कविता को समझा, तो क्या इसका तुमको समझ में आई बात, क्या समझे आप इससे? प्यारे बच्चों, इसमें यह कहा गया है नहीं, प्यारे बच्चों इसमें क्या कहा गया है, एंड ही विल टेल यू। सो इसलिए शिक्षा जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। अब बच्चों की ओर से शिक्षक की ओर आने की बात है, ये हमको चेंज करना होगा, एज टीचर हम सबको करना होगा हर विषय। कुछ चीजें हमने लिखी और उसके बाद उनसे सवाल पूछ दिया कि बताओ तो ये क्या है, और वो हमको बताया कि सर लगता है कैसा। 5 बच्चे से पूछेंगे, 4 गलत भी बोलेगा तो कोई ना कोई सही बोल देगा, नहीं बोल देगा तब फिर हम हस्ताक्षर। फिर हम उनकी ओर से चीजों को आने देने का प्रयास करें, ये कोशिश करें। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जिसको कहते हैं, छोटी कक्षाओं में 6 to 8 तक के लिए या उससे नीचे, एक बच्चे ने जवाब दे दिया सब कुछ, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो क्या इससे क्लास अच्छा हो गया? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कमजोर हैं, उनका क्या कसूर है? उतनी ही फीस देते हैं, उसी समय पर आते हैं, सारे ड्रेस पहनते हैं, सब कुछ तो करते हैं हमारे अनुसार, शायद ज्यादा आदर भी करते, फिर उनको हम क्यों छोड़ते? उन बच्चों को, अच्छे बच्चों को एक मिक्स करके उनके साथ और आपस में उनका तालमेल कराना, कोलैबोरेशन जिसकी बात है, उनको कोलैबोरेट कराइए, उनको उनसे एक गीत है ना, हमको हम इससे चुरा, तो उनको उन्हीं से बच्चों से ही पढ़वाएं हम, और बीच बीच में हम हस्तक्षेप करें। एक छोटा सा टास्क, इसको सब लोग पढ़ोगा, समझो, पूछेंगे कि सवाल कौन कौन समझा के अपने से ज्यादा समय बच्चे एक्टिव हो, ठीक है। हम कम से कम हस्तक्षेप, हम इंस्ट्रक्टर नहीं हो, हम फैसिलिटेटर। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है और उसकी इसकी कल्पना। सो एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्न। उसके बाद है कंटिन्यूअस रिव्यू, इसके भी चर्चा होगी, बराबर उसकी निगरानी होती रहेगी सतत।
एजुकेशन एज पब्लिक सर्विस और अंतिम बिंदु टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उसका क्या लाभ है? एक त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, मेरे घर के चित्र में जो होता है, मुझे त्रिभुज पढ़ के क्या फायदा, क्या लाभ? या मैथ्स पढ़ के मुझे क्या फायदा? ये जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं क्या लाभ? अभी प्रत्यक्ष जो लाभ समझ में आता है तो यही आता है कि वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें लिखेंगे, नंबर मिलेगा, रिजल्ट का क्या नहीं होगा, इससे कुछ नहीं। हम बच्चों को जोड़े इन चीजों से, रियल लाइफ सिचुएशन से हमारे क्लास में जोड़ना चाहिए। देखो ये जो पढ़ रहे हो इसका उस जगह पर यूज है या इसका कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा बताइए। ये जो आपने जोड़ सीखा, ये लगातार आप जोड़ते हुए आए, इसका लाभ कहां कहां मिल सकता है? और उसमें से एक बच्चा खड़ा हो गया और कहा सर सामान खरीदने जाते हैं तब जो हिसाब हमारा लिखता है दुकानदार, उसको हम लोग जोड़ सकते हैं कि सही पैसा दे रहा है कि गलत पैसा। और आप बताइए, इस तरह से हम उनको रियल लाइफ की स्थितियों से हमारी बताई गई चीजों को जोड़कर बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को शिक्षा देनी है, यही कल्पना इसमें है। अब आइए इसके अलग अलग भागों की चर्चा आपके सामने। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन को चीज बन चुकी है। स्कूल एजुकेशन के अलग अलग आयाम हैं। सबसे पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरा पार्ट है इसका 12th तक जाता है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, फिर टीचर एजुकेशन और रिसर्च। ठीक है, अब बारी बारी से थोड़ी थोड़ी चर्चा सर। स्कूल एजुकेशन, समय मुझे बता दीजिएगा, 45 मिनट का समय नहीं है। ये विषय इतना बड़ा है कि इसको 2 घंटा में भी खत्म नहीं हो सकता। तो पहली चीज है, एक बड़ा जो स्ट्रक्चरल चेंज आया, इसको हम लोग समझे, ये समझना बहुत जरूरी है। 10 + 2 + 3 अभी तक की शिक्षा पद्धति, कुल मिलाकर के 15। 10 + 2 + 3। अभी थोड़ा सा एक अंक बीच में बढ़ गया कि हम कंफ्यूज होने लगे। अभी है 5 + 3 + 3 + 4, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो? ये भी 15 ही होता है। लेकिन कुछ लोगों को गलत बोल के लंबा कर दिया। अरे भैया कुछ नहीं, एक बड़ा परिवर्तन इसमें यह लाया गया कि 10 जो जोड़ते थे वह पहली कक्षा से शुरू करते थे और 10वीं तक जाते थे। ये था 10 साल 10। इसके पहले की जो शिक्षा थी, सरकारी स्कूलों में अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, डिफरेंट एक अलग ही इंस्टीट्यूशन था, आंगनबाड़ी। वहां बच्चे आते थे और सड़ी हुई खिचड़ी खाते थे घोटाले के कारण, और उसके बाद एक वहां दीदी जी होती थी, हाँ जी, वो अपना कुर्सी पर घूमती थी, बच्चे अपना खिचड़ी खा झगड़ा करते थे, घर जाते। अभी भी हर गाँव में यही हो रहा। मेरी एक भाभी है आंगनबाड़ी शिक्षिका, इसलिए मुझे प्रत्यक्ष अनुभव, यही करते हैं। या फिर अपने यहाँ वाटिका थी, कुछ जगह प्री स्कूल्स थे, मोंटेसरी या किंडरगार्टन सिस्टम के अंतर्गत, जहाँ की नर्सरी, KG1, KG2 इस प्रकार से 3 क्लास चलाया, फिर 1 में गया। शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा शुरू होती थी 1 से। अब सरकार ने क्या किया कि कहा कि नहीं, क्योंकि 6 साल वाली बात पहले ही आपको बताया कि 85% दिमाग बन जाता है 6 साल की उम्र तक। तो हम शुरू में छोड़ देंगे तो बेकार ही है, समय का यूज कर लें। तो एक सूत्र आया, कैच देम यंग, बचपन में ही पकड़ो। इसलिए इसी पॉलिसी के तहत या मोटो के तहत नीचे 3 वर्ष की आयु से शिक्षा को आरंभ माना है, और आंगनबाड़ी जितने भी है अब उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा प्राइमरी स्कूल के अंदर, उनसे अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी
अपने यहाँ जिससे वाटिका चलती है, वाटिका के बच्चे और क्लास 1 के बच्चे ये लिंक्ड रहेंगे, एक सिलसिला रहेगा, यानी उसको एक फॉर्मल रूप प्रदान कर दिया गया अलग की बजाय। इसी को फैसिलिटेट करने के लिए एक परिवर्तन ऊपर में, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और एक दूसरा था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इन अलग से, इन दोनों में ट्यूनिंग नहीं बनती, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसीज होती थी, उनकी अपनी पॉलिसी होती थी, अलग अलग विभाग थे तो उनके अपने अलग अलग हिसाब। इसके कारण क्या होता था कि ये बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, वाटिका, इन सबों की देखरेख में समस्या आती थी। निजी स्कूल तो बहुत सारे प्रिंसिपल नहीं रख सकते हैं, एक ही प्रिंसिपल जो है वो विद्या मंदिर भी देख लेते हैं, वाटिका भी देख लेते हैं बहुत जगहों पर, शिशु मंदिर, हाँ, या शिशु मंदिर वाले वाटिका देखे, लेकिन आंगनबाड़ी वाला में झंझट था, सरकार को प्रॉब्लम थी। इसीलिए अब क्या किया कि उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कुछ नहीं, बस शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, और वो केवल महिला विकास मंत्रालय होगा, एवं बाल उसकी चिंता, एवं बाल को इसी में घुसाया गया। एक शिक्षा की का मंत्रालय, बच्चा भी पुरानी संस्था। इससे एक फायदा क्या हुआ कि एक समान शिक्षा की व्यवस्था बन पाई। तो अब छोटे बच्चे एज ऑफ 3 से आंगनबाड़ी में जाएंगे, वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसी जगह 3 साल में एजुकेट होंगे। पहला 3 जो है वहां वो आंगनबाड़ी बालवाड़ी में 3 साल गुजारेंगे, फिर उसके बाद में आ जाएंगे अपने प्राइमरी स्कूल में, क्लास 1 और 2, यहाँ पर उनकी शिक्षा होगी। इस बीच में उन्हें लाया जाता रहे, चलो दिखाते हैं कैसा रंग मिलता है, अलग क्लास का बच्चा सब वहां उसमें कभी घुमाया कभी क्या, लिंक बनाए रखिए, पढ़ाइए वहां पर निवेशक, क्या पढ़ाइएगा वो भी तय रहेगा उसकी बात। लेकिन इन 5 वर्षों में अप टू क्लास 2 बच्चे फन लर्निंग करेंगे। फन लर्निंग का क्या मतलब, कोई एग्जाम नहीं होगा दूसरी कक्षा का, नो फॉर्मल एग्जामिनेशन में पूछे, बच्चे खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे, और खेल खेल में उनको फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वही उनका सिलेबस है। आप उसको अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान दे दीजिए, खेल खेल में ही उसको सिखाइए। अपने यहाँ होता है, बहुत सारे छोटी छोटी वाटिका में जाने का अवसर मिला तो उसमें देखा है कि जंगल पर बैठी थी एक चिड़िया, उड़ गई, कितनी बची, ऐसे गीत होता है बच्चों के छोटे छोटे, इस तरह के गीतों से आप उसको संख्या सिखाइए, छोटे मोटे ऑपरेशन सिखाइए। मेन उद्देश्य है कि वो ये चीजें सीखे खेल खेल में। उसके बाद बच्चे आ गए और क्लास 3 में, 3, 4, 5, अगला 5 के बाद वाला 3 जो है 5+3, ये 3 इज द प्राइमरी स्कूल। इसको नाम दिया गया प्रिपरेटरी स्कूल। यहां पर जब यह प्राइमरी बोल सकते, यहां आने पर में बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाया जाए, और औपचारिक शिक्षा का आरंभ यहां से हो, द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन will take place right from here. यहां से शुरू होगी वो चीज। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एक चीज है जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। एक बच्चे ने जवाब दे दिया, उससे नहीं, सबका ग्रुप बना के टास्क दीजिए। आप एक ही टास्क दे सकते हैं, डिफरेंट टास्क दे सकते हैं। चलो पैराग्राफ फर्स्ट जो है किताब उठाइए, आप दोनों पढ़िए और हम सवाल पूछेंगे, जाने समझ में आता है इनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। इस तरह से हम उनका कोलैबोरेशन बना के एक पूरा लेसन पूरे क्लास में डिवाइड कर देंगे, बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे सवाल एक ग्रुप से फ्रेम करवाएंगे। आप उनसे एक सवाल पूछिए, उन दोनों से आप लोग भी अपना सवाल तैयार रखिए। आपका 2 था ना जी, दूसरा पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाने की मैंने पहले ही कर दिया। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे, वे सवाल पूछ रहे हैं उनसे, एक दूसरे का आंसर कर रहे हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक सवाल भी नहीं बना सकेंगे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक पूछ भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमारी कम से कम हस्तक्षेप के बिना ही बच्चों को विषय का ज्ञान हो। उसके बाद जो एक्सपर्ट, हम उनसे ज्यादा पढ़े हैं तो हम उनको अतिरिक्त जो ज्ञान हम देते हैं।
चीजें 6 यानी एक्टिविटी बच्चों को ज्यादा करनी। और भी एक समझ सकते हैं, आप पढ़ाते हैं फिजिक्स में कि ये 6th पेज में है या ऊपर है मुझे मालूम नहीं, साइंस में कि v इज इक्वल टू u प्लस 80 और छोटा छोटा ऑपरेशन। इस एग्जांपल के इसको फिलहाल हम ले लेते हैं समझाने के लिए। आप हाथ में एक बॉल है जी, एक स्टॉप वॉच है और उस गेंद को यहाँ से हमने नदी वेट पास कर, जैसे ही वो पकड़ेंगे हाथ से स्टॉप वॉच रोक दिया, रेडी, और फीता से दूरी ना, ठीक है। ये u इज इक्वल टू 0, v वहां पर तो कितना है मालूम नहीं, ठीक है। ये t मालूम हो गया, डिस्टेंस मालूम हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करके क्या हम a निकाल सकते हैं, क्या हम t निकाल सकते हैं। इस तरह से कुछ हम एक्टिविटी इस प्रकार की करें जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व, केवल क्लासरूम लर्निंग से काम नहीं चलता। कक्षा में बैठा करके हम बस पढ़ा रहे हैं उससे नहीं चलता। एक एरोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं हायर क्लासेस में, तो बच्चों से आप कहिए कि हवाई जहाज बना कर जरा उड़ा उसको, अब उसका दूर क्यों गया, तुम्हारा क्यों नहीं गया, कारण थिंकिंग कुछ तो सोचेगा, कल इसका जवाब देना, पढ़ के मैं समझ गया। इस तरह से उनको हम एक्टिव कर सकते, या नहीं कि थके हारे हुए आए और यहाँ से जैसे भी हम भाषण झाड़ रहे हैं वैसे झाड़े, कुछ को अच्छा लगा, कुछ को नहीं लगा, कुछ सुने, कुछ बोर हुए, अंत में बैठ सके, वैसे नहीं चले। और प्रश्न पत्र जो होंगे वो इन सभी चीजों को इंक्लूड करके ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, अर्थात पहले ही चर्चा कर दिया कि आपको ये नहीं है कि आप किसी विषय से ले, आप कोई भी विषय ले सकते। शिक्षा ब्लेंडेड होगी, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग मीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की चीजें। आपको एक लेसन पढ़ने के लिए कहा गया, आपने पढ़ा, उसी लेसन का आप वीडियो देखिए, उसी लेसन का टीचर किताबों में लिंक होगा, इस लिंक पर जाके आप खोज सकते हैं। टीचर आपको विकिपीडिया से खोज के लाने के लिए कहेंगे, यानी टीचर को भी अब टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। जो बहुत पुराने हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जो युवा हैं उनसे आग्रह है कि कंप्यूटर संबंधी कुछ ज्ञान हमारे रवि जी के माध्यम से जरूर प्राप्त कर लें, नहीं तो आगे कार्य करने में बाधा होगा। ठीक है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ शब्दार्थ दिए रहते हैं और एग्जाम कई बार पूछ देता कि राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। उस समय में लिंक पर आधारित क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पेपर आगे आए, कोरोना नहीं रहता तो इसी सबसे शुरू होता है कि व्हाट डिड यू सी व्हेन यू फॉलोड द लिंक बिलो। तो बचने में कह गया बच्चा कहा हुआ है। इसलिए हम सबको यह प्रयास करना चाहिए, हम अपने को थोड़ा इस मामले में हाँ थोड़ा सा अपडेट करें भाई, ये जरूरी है ना। और जैसा आपको पहले कहा कि 3 साल की एज से ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये शुरू हो जाएगी। 0 से 3 के लिए NCERT बुक्स तैयार कर रही है, करिकुलम फ्रेमवर्क। 2025 तक सबको 100% लोगों को न्यूमरेसी और लिटरेसी का फाउंडेशन दे देना है, लक्ष्य है स्कूल एजुकेशन। एक और चीज जो भी बतलाया आपको कि विषय से संबंधित लिंक, इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और शॉर्ट में उसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा एक पोर्टल सरकार का ऑलरेडी फंक्शन में है, हम सब से ट्रेनिंग भी किया होगा, तो वो चीजें दीक्षा पोर्टल पर में चीजें रखी जाएंगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति किताब के चैप्टर 2.6 में आप देखिएगा तो उसका डिटेल। उसके बाद करिकुलम का लोड घटाया जाएगा। अभी जो वर्तमान पाठ्यक्रम है इसमें कम से कम 25 से 30% की कमी की जाएगी। अभी एक जनरल गणित बनाया गया है, अंग्रेजी का हम बनाते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि लेसन 11 या 12 लेसन देते हैं हर महीना में एक के हिसाब से।
तो 12 महीने में 12 लेसन पढ़ाइए। कुछ लोगों ने हल्ला किया दिल्ली में कि क्या तरीका है, ऐसा गर्मी में 1 महीना बंद रहता, गर्मी छुट्टी में, ठंडा छुट्टी में, तो वो 2 लेसन तो सरकार ने मान लिया, तो उसमें 10 कर दिया कुछ किताब। अब वह बात नहीं, अब सिलेबस तो घटाया जाएगा। घटाया इसलिए जाएगा क्योंकि आप ये बाकी की गतिविधियां कर सकते। बच्चों को शिक्षा कम नहीं दी जाएगी, शिक्षा की विविधता बढ़ाई जाएगी, उसके प्रकल्प बढ़ाए जा रहे हैं, प्रकार बढ़ाए जा रहे हैं, यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बढ़िया चीज, सलिएंट फीचर एक और है इसमें, बैगलेस एजुकेशन। एक पीरियड 10 दिनों का होगा जो बैगलेस होगा, बच्चे बिना बैग के आएंगे हर टर्म। उन 10 दिनों में बच्चे करेंगे क्या? बच्चे आएंगे लोकल कंटेंट, लोकल वेरिएशंस, लोकल कल्चर और एक्टिविटी, इन चीजों पर ज्यादा उनको फोकस कराया जाए। आप उनको लेकर के बगल के गांव में चले जाएंगे जहां कुम्हारों की एक बस्ती है, वहां वे लोग बर्तन बनाते हैं, वो देखेंगे आंख से कि इसको घड़ा कहते हैं। अब तक फोटो में देखा था कौवा और घड़ा, वहां आंख से देखेंगे इसी को घड़ा कहते हैं और कैसे ये बन रहा है। हो सके तो हम उनको बनवाएं भी, थोड़ा सा मिट्टी लगेगी, चढ़ा बनाएगा, लेकिन सीखे उस चीज। इस तरह से इस बैगलेस पीरियड का यूज किया जाए। बैगलेस का मतलब यह नहीं है कि बिना बैग के स्कूल में आना, भर दिन मस्ती करना, झगड़ा करना, वो मतलब नहीं है। इस तरह से ये स्कूल एजुकेशन का पूरा स्पैन है। हायर एजुकेशन की जहां तक बात है, मैं 2-3 मिनट और लूंगा। एक ही अब एपेक्स बॉडी बनाई जा रही है जिसको HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक उच्च शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 4 अलग अलग बॉडीज हैं, NHERC, NSC, HEGC और GEC। ये उच्च शिक्षा का मानकीकरण करेंगे और फंडिंग करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स तय करेंगे। एक सबसे अच्छी चीज जो इसमें और हायर एजुकेशन में जोड़ी गई है वह है, और थोड़ी अलग है पिछले से, लास्ट वाला जो कोर है, कि अब 4 साल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो, उसका एक्सपैंड कर दिया गया 4 साल। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि विदेशों में ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल की होती है। अपने यहाँ लॉ, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो स्टूडेंट BSc करता था, BA करता था, BCom करता था और BBA करता था, इन सबको विदेश में मास्टर डिग्री में एडमिशन ही नहीं होता था, क्योंकि यहाँ 3 साल का कोर्स, वहां 4 साल का। तो 1 साल वहां उनको अतिरिक्त पढ़ना पड़ता था, उसका पैसा भी लगता। इसीलिए 4 साल का कोर्स कर दिया गया ताकि वो कंपैटिबल हो सके एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी, वहां उनकी सीधे जाए और मास्टर कोर्स में एडमिशन हो। एक बात इसमें और अच्छी की गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी, शुरू में चर्चा हुई थी, लचीलापन, कि आप इस 4 साल में चाहे तो 4 विषय पढ़ सकते। पहले साल मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया क्योंकि पिताजी चाहते थे, मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी गर्दन पार देंगे, घुसा दिया, चलिए भाई डोनेशन देकर वहां गए, किसी तरह से एक एग्जाम दिया, कुछ स्कोर किया, लेकिन मन नहीं लगा। हम एकदम छोड़ के BSc में एडमिशन ले सकते, कोई प्रॉब्लम। मेरा तो 1 साल बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं। एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट, और क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, 12 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे आपको। आप दूसरे साल फिर इसी तरह से परीक्षा, आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू करेंगे, डायरेक्ट वहां, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना, आप पढ़ चुके भले विषय दूसरा। इस बीच में हो सकता है छोटी मोटी टेस्ट परीक्षा आपकी ली जाए क्वालिफाई में, है ना। यानी आपकी ली गई डिग्री बर्बाद नहीं हो। और 2 साल का कोर्स जब ग्रेजुएशन का पूरा करेंगे तो उसको डिप्लोमा कोर्स कहा जाएगा, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3रा साल पूरा कर लेंगे तो डिग्री कहा जाएगा, और 4था साल जब पूरा करेंगे तो डिग्री विद रिसर्च उसको कहा जाएगा। इस तरह से आपको 4 साल का ऑनर्स हटा दिया क्या? हाँ, रिसर्च वही सब रिसर्च वो रिसर्च होगी, और उसमें रिसर्च वर्क भी हो। रिसर्च का काम देखिए, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से शुरू हो जाएगा, रोजगार परक शिक्षा, जिसमें एक उदाहरण दिया आपको कि पॉटरी या इस तरह का, जो जिस एरिया में, जो बरहन में जो है सब्जी की खेती बहुत अच्छी होती है, तो कैसे होती है, चलो उसके बारे में जानिए। ये इस तरह की बात, जहां जो लोकल में जो वो सिखाने। जिन लोगों ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया उनके लिए मास्टर डिग्री 1 वर्ष की होगी। जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया उनके लिए 2 साल की होगी। MPhil समाप्त कर दिया, मास्टर डिग्री पाइए,
क्योंकि चौथे साल आपने रिसर्च किया हुआ है, डायरेक्ट आप पीएचडी में जा सकते हैं। एमफिल खत्म, और इसके साथ जेएनयू का अड्डाबाजी खत्म। एमफिल के नाम पर कोई कन्हैया कुमार, फला कुमार वहां पढ़ा रहा था, समझे? दादा की उम्र में भी पढ़ाई उसकी जारी रहती थी, सबको उखाड़ दिया बड़ा बढ़िया मोदी जी का, समझे? तो वो एमफिल खत्म। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो घुमा फिरा के आई गई सब। तो इस तरह से समय को देखते हुए बहुत बातें कही नहीं जा सकती। लेकिन इसमें एक बात और है, अंतिम बात, इसको सेंटर और स्टेट दोनों के तालमेल से पूरी तरह लागू। अब हम लोग आशा करें, अभी हाल ही में कैबिनेट ने अपनी बैठक में इसकी मंजूरी दे दी। अभी आपने पिछले में देखा होगा कि टर्म एग्जाम 50-50, पहले ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई, फिर उसका सब्जेक्टिव परीक्षा, तो 2 टर्म की परीक्षा जो होनी है वो भी धीरे धीरे लागू हो रही है। तो प्रकारांतर से केंद्र सरकार के स्तर पर में जितने भी संस्थान हैं उन सबों में वो चीजें लागू हो जाएंगी। हम आप एनईपी को माने उसके अंदर आने वाले, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, वी विल हैव बिकॉज वी आर ऑल एफिलिएटेड टू सीबीएसई, इट्स अ सेंट्रल बॉडी, यू नो। बाकी जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां परेशानी नहीं है, वहां तो ये हो ही जाए। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको कि हमेशा से परेशानी रहती है, आपको मालूम है। इस कारण से उन लोगों को है दिक्कत है, तो देखें तब तक क्या होता है। कोविड नहीं हुआ रहता तो सारी चीजें हो गई रहती। एक विशेष निवेदन है कि चैप्टर 4 तक ये जो बुक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अध्याय 4 तक तो जरूर पढ़ लीजिए बढ़िया से। स्कूल एजुकेशन का डिटेल उसमें है, एक बार जरा उसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको बातें और ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी, सिद्धांत सब समझ में आएंगे और उसका प्रयोग किस प्रकार से होगा। अभी एनसीईआरटी की बैठक चल रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, उसके आधार पर उनकी किताबें बनेंगी, उस सब पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और संस्कृत को प्रमुखता से लिया जा रहा है। एक और बात इसमें अलग है, मान लीजिए सब कुछ सब्जेक्ट के तौर पर। अब क्या है, एक चीज देखिए, सब चीज लागू हो जाएगा घबराइए। उसमें एक बढ़िया चीज ये किया है कि संस्कृत जो है, संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में अब इंजीनियरिंग वगैरह में की, क्योंकि संस्कृत में भी धातु कर्म, धातु विज्ञान इत्यादि इत्यादि सब चीजें हैं, ऑलरेडी बुक्स आ गया, बहुत विपुल साहित्य। उन सब के आधार पर संस्कृत के अपनी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, अपने यहाँ जो कुछ हुआ करता था कि मुगलों के आने से पहले यहाँ भारत में तलवार और तीर नहीं बनते थे, हड़प्पा काल से बनते आ रहा। कैसे बनता था? एक विमान की चर्चा आती है कि उसका बहुत पहले ड्राफ्ट लोगों ने बनाया था, चित्र बनाया था। सुश्रुत और चरक की बातें आती है, मेडिकल साइंस तो हमारे यहाँ बहुत पुराना, तो वो सब चीजों को लेकर के भी जोड़ा जाएगा मेडिकल और इंजीनियरिंग या अन्य सभी क्षेत्रों में जहां जहां वो ज्ञान हमारा है, भारतीय प्रज्ञा, उस सब का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर के हम लोग यह कह सकते हैं अंत में कि नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से एक भारतीय शिक्षा नीति है, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। 21वीं शताब्दी वर्तमान और प्राचीन और अर्वाचीन दोनों का सुंदर मिश्रण है और हम सभी शिक्षकों को इसके लिए नए सिरे से तैयार होना होगा। पुरानी सेटअप जो माइंडसेट है उससे तो थोड़ा बाहर निकलना, ठीक है। बहुत बहुत